नमस्कार दोस्तों और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए में भारत की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी पर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कुक्की जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि अभी ताज़ा खबर क्या है, मतलब चल क्या रहा है। फिर हम समझेंगे कि आईईए आखिर है क्या। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत की सदस्यता इतनी मायने क्यों रखती है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हम इस पर आज बात ही क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है हाल में कि यह टॉपिक फिर से इतना रेलेवेंट हो गया है? तो खबर ये है कि हाल ही में आईईए ने खुद ऑफिशियली भारत के फुल मेंबरशिप के रिक्वेस्ट पर जो प्रोग्रेस हुई है उसका स्वागत किया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। समझ रहे हैं आप? ये इस बात का संकेत है कि ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। दुनिया का एक इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूमर अब सीधा डिसीजन मेकिंग टेबल पर आ सकता है। ठीक है, तो इस खबर का पूरा महत्व समझने के लिए हमें पहले संगठन को ही समझना होगा, है ना, कि आखिर ये आईईए है क्या और इसे बनाया ही क्यों गया था। तो देखिए, आसान शब्दों में आईईए एक अंतर सरकारी संस्था है। जब इसे बनाया गया था तो इसका मुख्य काम था ऊर्जा की सप्लाई को स्टेबल रखना और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में मिलकर काम करना। आप इसे सदस्य देशों के लिए एक तरह का एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम समझ सकते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसकी पूरी कहानी एक संकट से शुरू होती है। 1973 में एक बड़ा तेल संकट आया और ठीक उसके अगले साल 1974 में आईईए की स्थापना हुई। फिर वक्त बदला, दुनिया बदली, तो आईईए को भी बदलना पड़ा। 2015 में इन्होंने एसोसिएट मेंबर की एक नई कैटेगरी बनाई और इसी के जरिए 2017 में भारत इसका हिस्सा बना। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात आपको समझनी है वो ये है कि आईईए अब सिर्फ तेल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और पता है, यही बदलाव इसे भारत जैसे देशों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। आज ये क्लाइमेट चेंज, डीकार्बोनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ तक कि क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब हर चीज पर बात करता है। और यहीं पर असली बात सामने आती है कि एक फुल मेंबर और एक एसोसिएट मेंबर में आखिर फर्क क्या है। देखिए, बड़ा सीधा सा फर्क है। जो फुल मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, असली शक्ति उनके हाथ में होती है। और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जैसे अभी भारत है, वो चर्चा में शामिल तो हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला नहीं ले सकते। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं कि क्यों आखिर भारत का आईईए का हिस्सा बनना देश के लिए और खुद एजेंसी के लिए, दोनों के लिए इतना जरूरी क्यों है। बस इस एक आंकड़े को देखिए, तीसरा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। सिर्फ ये एक तथ्य ही आपको भारत के विशाल पैमाने और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उसकी अहमियत के बारे में सब कुछ बता देता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये भविष्य की है। अगले 3 दशकों में पूरी दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा एनर्जी की डिमांड में सबसे बड़ी ग्रोथ भारत में होने वाली है। जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब है कि भारत की ग्रोथ ही वैश्विक ऊर्जा का भविष्य तय करेगी। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाती है और आईईए की लेजिटिमेसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, अगर आप भारत और चीन जैसे एसोसिएट मेंबर्स को हटा दें तो आईईए के फुल मेंबर्स मिलकर ग्लोबल एनर्जी डिमांड के एक बहुत छोटे और घटते हुए हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन देशों को जोड़ते हैं, यह आंकड़ा सीधे 80% पर पहुंच जाता है। मतलब साफ है, आईईए का भविष्य इन्हीं देशों पर टिका है। और विश्लेषकों का ये बयान इस पूरी बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। वो इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता को वैश्विक ऊर्जा शासन में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहते हैं। ये साफ दिखाता है कि एक ज्यादा समावेशी और असरदार ग्लोबल एनर्जी सिस्टम के लिए ये कितना जरूरी है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत की सदस्यता सबके लिए इतनी जरूरी है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, रुकावट क्या है। चलिए अब उस मुख्य चुनौती को समझते हैं जो भारत के रास्ते में खड़ी है। देखिए, आईईए की फुल मेंबरशिप के लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, देश को ओईसीडी का सदस्य होना चाहिए, और दूसरी शर्त, उसके पास कम से कम 90 दिनों के नेट इंपोर्ट के बराबर का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए। और बस यहीं पर असली पेच फंसा हुआ है। और यहीं पर वो मजेदार विरोधाभास है। भारत तेल भंडार वाली शर्त तो पूरी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ओईसीडी का सदस्य नहीं है और ना ही बनना चाहता है।
तो सोचिए, आईईए के चार्टर का एक पुराना स्ट्रक्चरल रूल एक इतने जरूरी ग्लोबल प्लेयर को पूरी तरह से शामिल होने से रोक रहा है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अगर इस चुनौती को पार कर लिया जाता है तो इसका सबके लिए क्या मतलब होगा। और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हिस्सा आपके मेंस आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, फुल मेंबरशिप मिलना एक विन विन सिचुएशन होगी। कैसे? भारत के लिए इसका मतलब है ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी बनाने में एक बड़ी भूमिका। आईईए के लिए इसका मतलब है आज की दुनिया में ज्यादा रेलेवेंट और लेजिटिमेट बनना। और पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इसका मतलब है बेहतर सुरक्षा और संकट के समय बेहतर तालमेल। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या इस बदलते हुए वैश्विक ऊर्जा के दौर में आईईए जैसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपने बुनियादी नियमों में सुधार नहीं करना चाहिए? इस पर अपने एनालिटिकल राइटिंग के लिए जरूर सोचिएगा।